हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे सब्जेक्ट फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम के टॉपिक केस स्टडीज़ ऑन डिफरेंट लाइवलीहुड एंटरप्राइजेस एसोसिएटेड विद फार्मिंग के बारे में। बेसिकली इस टॉपिक का मीनिंग क्या है कि हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में फार्मिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा है कि बेसिक सा फार्मिंग सिस्टम का मतलब है कि दो या दो से ज़्यादा एग्रीकल्चरल एंटरप्राइजेस को एक साथ लेके आना ताकि इनकम के सोर्सेज को डाइवर्सिफाई किया जा सके और फार्मर की ओवरऑल इनकम को बढ़ाया जा सके। ये फार्मिंग सिस्टम का बेसिक सा मीनिंग है। अब ऐसा किया जाना चाहिए, पर क्या ऐसा किसी जगह पे किया गया है, और अगर किया गया है तो उसका क्या आउटपुट निकल के आया है, इन्हीं चीज़ों को देखना केस स्टडीज़ हैं। यानी कि जो चीज़ें कहीं पर इम्प्लीमेंट की गई हैं उसका क्या रिजल्ट निकल के आया है, वो चीज़ें, वो केसेस देखना पर्टिकुलरली केस स्टडीज़ है। तो जो हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स के अंदर डिस्कस किया है अलग अलग फार्मिंग सिस्टम्स के बारे में कि ये अडोप्ट कर लेना चाहिए, कि फार्मर्स को ये अडोप्ट कर लेना चाहिए, वो फार्मर्स के द्वारा जहाँ पर अडोप्ट किया गया है उनको क्या बेनिफिट्स मिले हैं, उनका क्या सोर्सेज है, यही हमें केस स्टडीज़ के बारे में देखना है। तो हम 4-5 केस स्टडीज़ यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला है डेयरी फार्मिंग। ये डेयरी फार्मिंग इंटीग्रेशन विद क्रॉप फार्मिंग, यानी कि क्रॉप के साथ में पर्टिकुलरली एनिमल्स की भी रियरिंग की गई। ये केस स्टडी हुई थी पंजाब, जो कि इंडिया का एक स्टेट है। इसका कंक्लूजन ये निकल के आता है कि बेसिकली वहाँ के फार्मर्स के द्वारा क्या किया गया, क्रॉप्स को उगाया गया, वीट और फॉडर क्रॉप्स को, और एनिमल्स को रेयर किया गया। तो जो पर्टिकुलर फीड क्रॉप्स के द्वारा आ रहा था, यानी कि फॉडर क्रॉप को यूज़ किया गया, चारे वाली फसलों को उगाया गया, वो चारा जो था वो कैटल्स यानी कि जो एनिमल्स उनके द्वारा रियर किए गए उनके लिए काम में आया, और उनके द्वारा जो आउटपुट मिल रहा था, फिर चाहे वो गोबर की खाद के रूप में हो, उसको पर्टिकुलरली फील्ड में अप्लाई किया जा रहा था। तो इस चीज़ के बेनिफिट क्या हुए कि डाइवर्सिफिकेशन हो गया, यानी कि दो सोर्स ऑफ इनकम हो गए। एक एनिमल्स के मिल्क या उनके जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनके थ्रू आ रहा है। FIM भी एक हम बोल सकते हैं प्रोडक्ट है, अगर मार्केट में उनको बेचते हैं तो उसकी भी एक वैल्यू होती है, पर फार्मर अपने फील्ड में अप्लाई कर रहा है। और दूसरी जो उनके पास इनकम आ रही है वो आ रही है अपनी फील्ड क्रॉप से। ठीक है। उसके अलावा जो काऊ डंग है वो ऑर्गेनिक मैन्योर के रूप में यूज़ किया गया, तो सोइल की फर्टिलिटी जो है वो अल्टीमेटली इंक्रीज हो गई। चैलेंजेस देखो, एक स्मॉल फार्मर के लिए ये भी बहुत बड़ी बात होती है कि वो एक या दो गाय या भैंसे एक साथ लेकर आए और उनकी रियरिंग करना शुरू करे, क्योंकि इनिशियल इन्वेस्टमेंट उनके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा लगती है। लेकिन इसके साथ ही अगर वो अलग इक्विपमेंट्स को भी यूज़ करे तो उसके ऊपर एक स्मॉल फार्मर के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। आउटकम की बात करें तो इस पर्टिकुलर केस स्टडी में ये देखा गया कि फार्मर की जो इनकम है वो 2 साल के अंदर 35% तक उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिला। और आप इसका रेफरेंस, यानी कि केस स्टडी कहाँ से ली गई है, तो आप इसका रेफरेंस देख सकते हैं इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स 2021। नेक्स्ट केस स्टडी आती है जो कि केन्या में की गई थी, एग्रो फॉरेस्ट्री, सस्टेनेबल फार्मिंग एंड इनकम डाइवर्सिफिकेशन। हमने बात की कि एग्रो फॉरेस्ट्री को अडॉप्ट कर लेना चाहिए। एग्रो फॉरेस्ट्री का बेसिक मीनिंग क्या होता है कि हम क्रॉपिंग तो कर ही रहे हैं, हम खेती तो कर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में पेड़ों को भी उगा दिया है, जिससे कि उन पेड़ों से लकड़ियों या फिर फ्रूट्स की जो एक्स्ट्रा इनकम है वो फार्मर्स को मिल सके। तो यही इस यहाँ पर जो केस स्टडी हुई थी उसमें भी यही देखा गया कि यहाँ पे फार्मर्स जो है वो ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस के साथ साथ में ट्रीज़ की कल्टीवेशन करने लग गए थे, जैसे यूकेलिप्टस की। तो ये क्या करते थे, ये ट्रीज सोइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करते थे और पीरियडिकली ये टिम्बर और फ्यूल वुड भी प्रोवाइड कराते थे। कि बेनिफिट क्या होंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे उतनी क्या होगी, बायोडाइवर्सिटी एनहेंस होगी, बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज होगी, और लैंड डिग्रेडेशन यानी कि सोइल इरोजन वगैरह, जितने मिट्टी को कवर करके रखेंगे पौधे उतना सोइल इरोजन कम होगा। इसके अलावा इसमें अगर चैलेंजेस की बात करें तो वाटर रिसोर्सेज दो क्रॉप्स और ट्रीज़ के बीच में देखने को मिलता है, लेकिन ये इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, इसको ओवरकम किया जा सकता है। इसके आउटकम की बात करें तो इस केस स्टडी में सामने आया कि इससे फार्मर की 25 to 30% जो इनकम है वो इंक्रीमेंट देखने को मिला था। इसके लिए आप रेफरेंस जनरल ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड एनवायरनमेंट 2020 जो है वो रीड आउट कर सकते हैं। फिर आता है बी कीपिंग, ए सप्लीमेंटल इनकम सोर्स। हमने बोला है ना कि बी कीपिंग भी एक अच्छा, हम बोल सकते हैं अलाइड सेक्टर है एग्रीकल्चर का, जिसमें एक अच्छी इनकम जनरेट की जा सकती है। तो ये जो केस स्टडी हुई थी ये हुई थी इथोपिया की रूरल कम्युनिटीज़ में। यहाँ पर बी कीपिंग को इंट्रोड्यूस किया गया एज ए एडिशनल लाइवलीहुड स्ट्रेटजी, और इससे बेनिफिट क्या हुआ कि हनी प्रोडक्शन जो है वो एक बहुत मिनिमम स्पेस के अंदर बहुत हनी प्रोडक्शन उनको मिला, और जो क्रॉप इल्ड है वो भी इम्प्रूव हुई। क्यों हुई, क्योंकि हनी बीज के द्वारा आपको पता है सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन में हनी बीज कंट्रीब्यूट करती हैं, तो उससे उनकी ओवरऑल जो
क्रॉप यील्ड है वो भी इंक्रीज में हुई। चैलेंजेस की बात करें तो इस स्टडी में देखा गया कि जो बी कीपिंग की टेक्निक्स है वो एक बहुत कम टेक्निक अवेलेबल है जो फार्मर्स को सिखा सके, क्योंकि बी कीपिंग को ऐसा नहीं है कि विदाउट टेक्निक्स, विदाउट टेक्नोलॉजी, विदाउट एक्सपर्टीज़ आप बी कीपिंग कर सकते हो, क्योंकि हनी बीज के जो हाइव्स हैं उनको कैसे उनकी टेक केयरिंग करनी है, कैसे हनी को एक्सट्रैक्ट करना है, ये सारी चीज़ें टेक्निकली सीखने वाली हैं। आउटकम की बात करें तो इस स्टडी में देखा गया कि हनी प्रोडक्शन से एक फार्मर की जो ओवरऑल इनकम है वो 15 to 20% इंक्रीज हो गई, और जो क्रॉप की प्रोडक्टिविटी है वो भी ऑटोमेटिकली, बिकॉज वहाँ पर हाई पॉलिनेशन हुआ तो इल्ड हाई हुई, तो इससे 10% तक उनकी प्रोडक्टिविटी में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला। आप रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं इथोपियन एग्रीकल्चरल रिव्यू 2022। नेक्स्ट केस स्टडी आती है फिश फार्मिंग एक्वाकल्चर इन राइस पेडीज। देखो हम बोलते हैं कि राइस के फील्ड में बहुत ज़्यादा पानी 5 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर चाहिए होता है, तो जब ऑफ सीज़न में, जब वहाँ पर राइस का कल्टिवेशन नहीं किया जा रहा है, वहाँ पर ऑफ सीज़न में हम क्या करेंगे, उस वहाँ पर क्योंकि पानी की अवेलेबिलिटी तो रहेगी, तो वहाँ पर हम फिश की कल्चरिंग कर सकते हैं। तो उससे होगा क्या, एक नेचुरल साइकिल, एक नेचुरल न्यूट्रिएंट साइकिल बनता रहेगा, जिसकी वजह से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी राइस के कल्टीवेशन में भी। लेकिन यहाँ पर भी एक थोड़ा चैलेंज आता है कि वाटर की क्वालिटी को फिश के लिए कैसे मैनेज किया जाएगा उस पर्टिकुलर फील्ड में जहाँ पे आप पीरियडिकली आप क्रॉपिंग भी कर रहे हो, और डिजीज़ को मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा। आउटकम की बात करें तो इस केस स्टडी में पाया गया कि जिन फार्मर्स ने ऐसा किया था उनकी जो टोटल रेवेन्यू है वो 40% तक इंक्रीज हो गया था। रेफरेंस है एशियन जर्नल्स ऑफ एक्वेटिक रिसर्च 2021। नेक्स्ट आता है एग्रो टूरिज्म एनहेंसिंग। ये देखो एक थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। एग्रो टूरिज्म मीनिंग से, आप नाम से आपको आइडिया लग रहा होगा कि यहाँ पर हम टूरिज्म की बात कर रहे हैं। बेसिकली इस स्टडी को इटली में किया गया था। इसमें मानना था कि जो फार्मर्स हैं वो अगर अपने एस्टेट को अगर टूरिस्ट के डेस्टिनेशन में चेंज कर दें, जैसे कि मान लो कि वो गाँव का, वहाँ पर जो टूरिस्ट आते हैं उनको गाँव का खाना खिलाएं या बहुत रूरल एक्सपीरियंस फील कराएं, फूड एक्सपीरियंसेस, जो लोकल फूड एक्सपीरियंसेस हैं वो फील कराएं, तो जो टूरिज्म के कारण जो उनकी इनकम एनहेंस हो रही है ना, वो लाइक एक बूम है एग्रीकल्चर में। तो इस मॉडल के यही बेनिफिट्स हैं कि इनकम, जब टूरिस्ट का सीज़न होता है, जब लोग आते हैं बाहर से घूमने इंडिया में या दूसरी अदर कंट्रीज़ में, जैसे कि ये इटली में ये पर्टिकुलर स्टडी हुई है, तो जैसे सीज़न के टाइम पे तो इनकम जो है वो बहुत उसमें वेरिएशन देखने को मिलता है। दूसरा कल्चरल एक्सचेंज होता है, फिर चाहे वो फूड के फॉर्म में हो या फिर बाकी अदर कल्चरल एक्टिविटीज़ के फॉर्म में हो। इसमें बेसिकली चैलेंजेस ये हैं कि अगर आपको टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना है एक पर्टिकुलर प्लेस के लिए, तो उसके लिए गुड इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी भी होनी चाहिए। पर देखा गया कि इस पर्टिकुलर मॉडल में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उन फार्मर्स की इनकम 50% तक इम्प्रूवमेंट देखने को मिला, यानी कि उनकी इनकम 1.5 गुना हो गई बेसिकली देखा जाए तो, जब पीक टूरिस्ट सीजन था। रेफरेंस ये यहाँ से लिया गया है यूरोपियन जर्नल ऑफ रूरल डेवलपमेंट 2019। तो ये एक अलग कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट आता है पोल्ट्री फार्मिंग। देखो ये बेसिकली ये जो स्टडी है ये बिहार में की गई थी कि जो स्मॉल होल्डर फार्मर्स हैं उनके लिए ज़्यादा यूज़फुल होता है क्रॉप प्रोडक्शन के कंपैरिजन में कि वो पोल्ट्री फार्मिंग करें, क्योंकि वहाँ पर वे ब्रॉयलर चिकन्स को रेयर कर सकते हैं, और क्योंकि वो मेच्योर होते हैं जल्दी, और जल्दी से मतलब ऑन हैंड रिटर्न है। बस उनको एग्स दिए, उनको ब्रॉयलर चिकन्स दिए जो भी कंज्यूमर है, और उनसे हैंड रिटर्न में पैसे आ गए। तो ये जस्ट फास्ट रिटर्न है इन्वेस्टमेंट के ऊपर। इसके बेनिफिट्स ये हैं कि क्विक इनकम आती है और एग्रीकल्चरल बाई प्रोडक्ट्स को यूज़ किया जा सकता है। चैलेंजेस ये हैं कि डिजीज़ मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा पोल्ट्री फार्मिंग में, बट ये बहुत ज़्यादा कोई बहुत बड़ा, जब एक सीवियर डिजीज़ आती है किसी भी, जैसे कि कोरोना आया, उससे सारा पूरी जो वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन है वो अफेक्ट हुई थी। तो बाकी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए अगर किसी फार्मर के पास थोड़ा नॉलेज है और अगर वो कहीं से केवीके वगैरह से ट्रेनिंग लेते हो या, तो वो एक कॉमन डिजीज सिम्टम्स को ईजिली कवर अप कर सकते हैं। आउटकम्स की बात करें तो इसमें फार्मर्स की 20% तक इनकम इंक्रीमेंट देखने को मिला था, और ये लिया गया है जर्नल ऑफ लाइव स्टॉक रिसर्च इन डेवलपिंग कंट्रीज 2020 से।
फिर आता है हर्बल एंड मेडिसिनल प्लांट फार्मिंग। देखो हम बार बार जब हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे होते हैं तो हम एक पर्टिकुलर चीज़ तक सीमित हो जाते हैं। जैसे कि सबसे ज़्यादा तो हम बात करते हैं क्रॉप्स को ग्रो करने की और एनिमल्स को रियरिंग करने की, एनिमल्स को पालने की, बस हमारी बात वहाँ तक। पर फिर भी अगर हम थोड़ा बहुत आगे बढ़ते हैं तो हम चले जाते हैं बी कीपिंग तक, सेरीकल्चर तक। बट हम बहुत कम बार बात करते हैं हर्बल और मेडिसिनल प्लांट की फार्मिंग के बारे में भी, जो कि एक हाई वैल्यू क्रॉप है। तो ये केस स्टडी की गई थी उत्तराखंड में, इंडिया में। इसका बेसिकला अगर हम समराइज़ करें तो देखो यहाँ के फार्मर्स ने अपनी क्रॉप्स को डाइवर्सिफाई करके हाई वैल्यू के मेडिसिनल प्लांट्स को ग्रो किया, जैसे कि अश्वगंधा और टर्मरिक। और ये जो मूव था ये ग्लोबल डिमांड को कंप्लीट करता था। यानी कि ऐसा नहीं है कि हर्बल और मेडिसिनल जो प्लांट्स हैं वो सिर्फ इंडिया में ही उनकी डिमांड ज़्यादा है, ओवरऑल वर्ल्ड वाइड जो है उनकी डिमांड ज़्यादा है। इसके लिए बेनिफिट ये है कि अगर उनमें वैल्यू एडिशन कर दी जाए, जैसे कि टर्मरिक, आपने हल्दी को ग्रो कर रखा है पर आप हल्दी को डायरेक्ट बेचने की बजाय उसका पाउडर फॉर्म बना के, उसके पैकेट्स बना के सेल करते हो, उसमें वैल्यू ऐड करके सेल करते हो, तो वो एक बहुत प्रोसेसिंग करने के बाद में तो वो बहुत प्रॉफिट प्रोवाइड कराती है। चैलेंजेस की बात करें तो पोस्ट हार्वेस्ट के बाद में उनकी हैंडलिंग कैसे की जाए, प्रोसेसिंग कैसे की जाए, उसके लिए यूनिट्स तैयार करना, ये सारे कॉमन चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। और आउटकम है कि 3 साल में जब फार्मर्स ने अपनी इनकम को वहाँ पर देखा तो वहाँ पर 60% से ज़्यादा इनकम में इंक्रीमेंट वहाँ के फार्मर्स में देखने को मिला। इंडियन जर्नल ऑफ एग्रो इकोनॉमिक्स 2022 रेफरेंस से ये लिया गया है। बेसिकली देखो हम इस पर्टिकुलर केस स्टडीज़ के माध्यम से देखना क्या चाह रहे हैं कि एक्चुअल में अगर कोई फार्मर अडोप्ट कर रहा है इन सारी टेक्निक्स को एक प्रॉपर मेथड के थ्रू, तो उस फार्मर को मोर देन 20% किसी भी पर्टिकुलर 2 एंटरप्राइजेज को मिक्स करने पर फार्मर को प्रॉफिट हो रहा है। हम इन केस स्टडीज़ के माध्यम से यही बताना चाह रहे हैं कि ऐसा हुआ है, दूसरे फार्मर्स को भी इस तरीके से अडॉप्ट करना चाहिए ताकि एक सस्टेनेबल साइकिल बना रहे और फार्मर की जो ओवरऑल इनकम है वो भी बढ़े। कंक्लूजन की बात करें तो देखो किसी भी अलाइड एक्टिविटीज़ को इंटीग्रेट करना फार्मिंग प्रैक्टिसेस के साथ में वो ओवरऑल इनकम को भी इंक्रीज़ करेगा, सस्टेनेबिलिटी को भी इंक्रीज़ करेगा। लेकिन बहुत सारे चैलेंजेस जैसे कि हमने देखे अभी, चाहे वो पर्टिकुलर डिजीज से रिलेटेड हो या फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, तो वो सारे चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स लेने हैं डाइवर्सिफाइड फार्मिंग से, तो इन सारे ऑब्स्टिकल्स को दूर करके हमें फार्मिंग सिस्टम के ऊपर जाना होगा। तो ये सारी चीज़ें थी पर्टिकुलरली। वैसे तो आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि केस स्टडी क्या है और कौन कौन सी केस स्टडीज़ हैं। आप जस्ट फॉर एग्जांपल, ऐसा नहीं है कि अब ये 7 नंबर ऑफ केस स्टडीज़ हैं रिगार्डिंग टू फार्मिंग सिस्टम्स अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग स्टेट्स के अंदर, वहाँ पर भी आप मेंशन कर सकते हैं। बट ये कॉमन सी चीज़ें थी जो कि हर एक पर्टिकुलर फार्मिंग सिस्टम से मैंने कवर अप करने की कोशिश की है कि जिसमें पोल्ट्री फार्मिंग, एग्रो फॉरेस्ट्री और एग्रो टूरिज्म का जो नया कॉन्सेप्ट है वो सारी चीज़ें इसके अंदर कवर अप हो सके। बेसिकली इससे पूछा जाएगा तो आपसे बहुत 2 या 3 नंबर का जो क्वेश्चन आता है, बड़ा क्वेश्चन बनने के इसमें चांसेस नहीं रहते हैं बेसिकली।